ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए तथ्य, घटनाएं और पात्र ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा उपलब्ध जानकारियों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज, व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी स्थान पर मतभेद या त्रुटि हो तो उसे सुधार योग्य समझा जाए। ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल/हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, न कि किसी प्रकार की आलोचना या प्रचार। सन 1526 से लेकर 1707 तक भारत की धरती पर छाया एक ऐसा साम्राज्य जिसने केवल तलवार और सत्ता ही नहीं दिखाई, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम भी दिखाया। ताजमहल की सफेद मूरत, फतेहपुर सीकरी की शाही दीवारें, लाल किले की शक्ति, ये सब गवाह हैं उस युग के शाही वैभव के। आइए चलते हैं उस सफर पर जहां इतिहास में बसा है प्रेम, युद्ध, राजनीति और अमर विरासत। यह है मुगल साम्राज्य की कहानी। अध्याय 1, बाबर, एक सपने की शुरुआत। सन 1526 अफगानिस्तान की ठंडी पहाड़ियों से एक नया सितारा हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने वाला था। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1. बाबर की पैदाइश और वंश। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। उसका वंश बड़ा अनोखा था। पिता ओमर शेख मिर्जा, तैमूर लंग के वंशज। मां कुतलुग निगार खानम, चंगेज खां के वंशज। यानी बाबर की रगों में दो सबसे बड़े विजेताओं तैमूर और चंगेज का खून बह रहा था। लेकिन वंश महान होने का मतलब ये नहीं कि जीवन आसान था। 2. बचपन और शुरुआती संघर्ष। बाबर सिर्फ 14 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई और उसे फरगाना की गद्दी मिल गई। इतनी छोटी उम्र में राज्य संभालना आसान नहीं था। दरबारी षड्यंत्र, रिश्तेदारों की बगावत और बाहरी दुश्मनों का दबाव, सब कुछ उसके सामने था। बाबर ने कई बार समरकंद, तैमूर की राजधानी, जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। उसे मजबूर होकर काबुल की ओर जाना पड़ा। 3. काबुल, नई शुरुआत। 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया। काबुल की धरती उसके लिए उम्मीद की जगह बनी। यहीं से उसने भारत पर नजरें जमाई। बाबर लिखता है अपने बाबरनामा में कि हिंदुस्तान की धरती पर राज करने का सपना मैंने कई बार देखा है। ये जमीन समृद्ध है, लोग बहादुर हैं, लेकिन शासक कमजोर हैं। 4. हिंदुस्तान की ओर नजर। भारत उस समय राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, मगर प्रशासनिक कमजोरी भी। अफगान और राजपूत सरदार आपस में बटे हुए थे। जनता शासकों की सख्ती से परेशान थी। यही वो हालात थे जिनसे बाबर को मौका मिला। 5. पानीपत की पहली जंग, 21 अप्रैल 1526। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए बाबर को सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तरफ इब्राहिम लोदी 1 लाख सिपाही और 1000 हाथियों के साथ, दूसरी तरफ बाबर केवल 12 से 15,000 सैनिक, मगर नई तकनीक तोपखाने के साथ। तोपों के गड़गड़ाहट ने हाथियों को डरा दिया। घोड़ों की टांपे और तीरों की बारिश ने दिल्ली की सेना को तोड़ दिया। कुछ ही घंटों में दिल्ली सल्तनत की ताकत ढह गई और बाबर विजेता बन गया। 6. दिल्ली और आगरा की जीत। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उसने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। 7. बाबर का व्यक्तित्व। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं था, वो कवि भी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा फारसी और तुर्की में लिखी। वो कला और बागों का प्रेमी था। काबुल और आगरा में कई बाग लगाए। उसे संगीत और साहित्य से लगाव था। इतिहासकार कहते हैं, बाबर एक ऐसा राजा था जो तलवार से लड़ता था मगर कलम से जीता था। 8. अंतिम समय और मृत्यु। बाबर ने सिर्फ 4 साल तक भारत पर शासन किया। 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे काबुल की मिट्टी में दफन करना, वहीं जहां से मेरा सफर शुरू हुआ था। बाद में उसकी कब्र काबुल में बनाई गई। 9. बाबर की विरासत। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फन अपडेट्स के लिए फॉलो करें। अब बढ़ते हैं अध्याय 2, हुमायूं, हार, निर्वासन और अकबर का जन्म की ओर।
बाबर चला गया और अब गद्दी पर बैठा उसका बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। लेकिन ये कहानी जीत की नहीं बल्कि संघर्ष की है। हुमायूं का आरंभिक शासन। बाबर की मौत के बाद 1530 में हुमायूं दिल्ली का शासक बना, लेकिन बाबर जैसा साहसी योद्धा हुमायूं में नहीं था। वो कला और ज्योतिष का शौकीन था, मगर राजनीति और युद्ध में चतुराई की कमी थी। इसी बीच अफगान सरदार शेर शाह सूरी उभरा। वो न सिर्फ बहादुर योद्धा था बल्कि प्रशासन में माहिर भी। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार गया। निर्वासन की कहानी। हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। वो अपनी बीवी हमीदा बानो के साथ ईरान और अफगानिस्तान के कठिन रास्तों पर भटकता रहा। इसी दौरान 1542 में राजस्थान के अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। वही अकबर जो आगे चलकर भारत का सबसे महान सम्राट बना। वापसी की तैयारी। शेर शाह की मौत 1545 में हुई। उसके बाद उसका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। हुमायूं ने फारसी शाह की मदद से अपनी सेना बनाई और 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ महीनों बाद ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। इतिहास कहता है हुमायूं ने साम्राज्य खोया फिर पाया, लेकिन उसे संभालने का वक्त ही नहीं मिला। अगर आपको ये कहानी मजेदार लग रही है तो लाइक जरूर करें। अध्याय 3। अकबर, महान सम्राट का उदय। पिता ने साम्राज्य खोया और फिर पाया, लेकिन संभाल नहीं पाए। अब 13 साल का एक बच्चा मुगल गद्दी पर बैठा था, वही बच्चा जो आगे चलकर अकबर महान कहलाया। 1. बचपन और गद्दी पर बैठना। हुमायूं की मौत 1556 के समय उसका बेटा अकबर सिर्फ 13 साल का था। जगह कलानौर, पंजाब। तारीख 11 फरवरी 1556। संरक्षक बैरम खां, हुमायूं का वफादार सेनापति। इतना बड़ा साम्राज्य एक नाबालिग के हाथों में था, लेकिन अकबर का भाग्य बहुत मजबूत था। 2. पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। गद्दी पर बैठते ही सबसे बड़ी चुनौती आई। हेमचंद्र विक्रमादित्य नामक अफगान सरदार ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अकबर बहुत छोटा था, इसलिए युद्ध की कमान बैरम खान ने संभाली। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। हेमू लगभग जीत ही गया था, लेकिन अचानक उसकी आंख में तीर लगा और वो पकड़ा गया। नतीजा, अकबर विजय हुआ और दिल्ली फिर से मुगलों के हाथ में आ गई। 3. बैरम खां का शासन और अंत। पहले 4 साल तक सत्ता असल में बैरम खां के हाथों में रही। उसने अकबर के लिए साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन धीरे धीरे अकबर स्वतंत्र होना चाहता था। 1560 में अकबर ने बैरम खां को हटाकर सीधे शासन संभाल लिया। बैरम खां हाज पर गया, लेकिन रास्ते में मार दिया गया। 4. अकबर की विस्तार नीति। अकबर जैसे जैसे उम्र पाई, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। राजपूत नीति। उसने युद्ध भी किया और समझौता भी। आमेर के राजा भारमल से संधि की और उनकी बेटी जोधाबाई से विवाह किया। इससे राजपूत धीरे धीरे अकबर के मित्र और सहयोगी बन गए। गुजरात 1572। अकबर ने गुजरात को जीतकर वहां भव्य बुलंद दरवाजा बनाया। बंगाल, बिहार और काबुल। लगातार अभियानों से साम्राज्य का विस्तार हुआ। 5. अकबर का दरबार और प्रशासन। अकबर केवल योद्धा नहीं था, बल्कि एक महान प्रशासक भी था। उसने मनसबदारी प्रणाली लागू की, कर व्यवस्था सुधारी। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। दरबार आजम में हर धर्म और विचारधारा के लोग होते थे। 6. दीन इलाही और धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने महसूस किया कि भारत की विविधता को केवल तलवार से नहीं, बल्कि दिल से जीता जा सकता है। उसने जजिया कर यानी गैर मुसलमानों पर कर समाप्त कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई विद्वानों से बातचीत की। 1582 में उसने एक नया धर्म दीन इलाही शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाने की कोशिश की। 7. कला, संस्कृति और स्थापत्य। अकबर कला और स्थापत्य का बड़ा संरक्षक था। फतेहपुर सीकरी उसका सबसे बड़ा निर्माण कार्य था। यहाँ बुलंद दरवाजा, पंचमहल और दीवाने खास आज भी उसकी शान बयान करते हैं। चित्रकला और संगीत को दरबार में विशेष महत्व मिला। 8. अकबर का स्वभाव और व्यक्तित्व। वह निरक्षर था, लेकिन ज्ञान का प्यासा। उसने इतिहासकार अबुल फजल को आदेश दिया कि वह अकबरनामा और आईने अकबरी लिखे।
अकबर का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करते थे। 9. अंतिम वर्ष और मृत्यु। अकबर ने लगभग 50 साल राज किया। 1605 में उसकी मृत्यु आगरा में हुई। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। 10. अकबर की विरासत। उसने भारत को एक विशाल साम्राज्य में जोड़ा, धर्म और संस्कृति की एकता का संदेश दिया। आज भी उसे अकबर महान कहा जाता है। अध्याय 4 जहांगीर और शाहजहां, कला और ताजमहल का दौर। अकबर के बाद 1605 में गद्दी पर बैठा उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर का नाम ही था जहां का फतह करने वाला, लेकिन वो तलवार से ज्यादा कला और सौंदर्य का प्रेमी निकला। जहांगीर कला का संरक्षक। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया। चित्रकला और वास्तुकला में नई ऊंचाइयां छुईं। मिनिएचर पेंटिंग्स और प्राकृतिक चित्रणों के लिए वह प्रसिद्ध हुआ। उसने विदेशी कलाकारों को भी दरबार में काम करने का मौका दिया। नूरजहां, दरबार की शक्ति। जहांगीर की बेगम नूरजहां बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान थीं। इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर के शासन का आधा हिस्सा नूरजहां के प्रभाव में था। उसने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया, जो उस दौर की महिलाओं के लिए अभूतपूर्व था। शाहजहां, वास्तुकला का बादशाह। 1628 में जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम यानी शाहजहां। शाहजहां के शासन में लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार गार्डन जैसी कई भव्य इमारतें बनी। 1631 में पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसने ताजमहल बनवाया, जो प्रेम की अमर निशानी बना। ताजमहल, प्रेम और वास्तुकला। निर्माण अवधि 22 साल, कारीगर हजारों, सामग्री सफेद संगमरमर। महत्व, आज भी विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है। शाहजहां का साम्राज्य। उसका शासन भारत में मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। वास्तुकला और कला के माध्यम से उसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को अमर बनाया। उत्तराधिकार की लड़ाई। जैसे जैसे शाहजहां की उम्र बढ़ी, उसके चारों बेटों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। यही संकेत था कि मुगल साम्राज्य के सुनहरे युग का अंत धीरे धीरे नजदीक है। अध्याय 5 औरंगजेब, साम्राज्य का विस्तार और पतन। सन 1658। शाहजहां की उम्र बढ़ चुकी थी। उसके 4 बेटे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। ताजमहल का सपना देखने वाला बादशाह अब अपने ही महल में कैद होने वाला था। 1. सत्ता की लड़ाई। चारों भाइयों में सबसे चालाक और ताकतवर निकला औरंगजेब। उसने दारा शिकोह को हराया, मुराद को पकड़ लिया और पिता शाहजहां को आगरा किले में बंद कर दिया। शाहजहां अपनी मौत तक यमुना किनारे ताजमहल को निहारते रहे। 2. शासनकाल 1658 से 1707। पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। वह सख्त और धार्मिक शासक था। उसने जजिया कर पुनः लगाया, कई हिंदू मंदिर तोड़े और शरिया कानून लागू किया। साथ ही वह कुशल प्रशासक और युद्ध कला में माहिर भी था। साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी नदी तक हुआ। 3. मराठों और सिखों का उदय। औरंगजेब का अधिकांश समय दक्षिण भारत के युद्धों में बीता। उसने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी से कई बार टकराया। पंजाब में गुरुओं का प्रभाव बढ़ा। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों को चुनौती दी। 4. मृत्यु और पतन की शुरुआत। 1707 में 49 साल शासन के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसने कहा, मैंने विशाल साम्राज्य तो बनाया, पर दिलों को नहीं जीता। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति तेजी से घटने लगी। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फन अपडेट्स के लिए फॉलो करें। अध्याय 6 मुगल साम्राज्य का पतन। 1707 में औरंगजेब चला गया और उसके साथ ही चला गया मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग। अब दिल्ली का ताज बार बार बदलेगा और हर बार मुगल शक्ति कमजोर होती जाएगी। कमजोर बादशाह और टूटता साम्राज्य। औरंगजेब के बाद उसके बेटे बहादुर शाह ने गद्दी संभाली, लेकिन वो बूढ़ा और कमजोर था।
उसके बाद आए जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। ये बादशाह या तो कमजोर थे या विलासिता में डूबे रहे। मुगल दरबार अब वैसा नहीं रहा जैसा अकबर या शाहजहां के समय था। सूबेदार, नवाब और राजपूत राजा अब अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र होने लगे। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। करनाल का युद्ध हुआ जिसमें मुगल हार गए। दिल्ली में कत्ले आम और कोहिनूर हीरा तथा मोर सिंहासन की लूट हुई। दिल्ली की गलियों में खून की नदियां बह गईं। अहमद शाह अब्दाली के हमले। नादिर शाह के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर बार बार हमला किया। सबसे बड़ा हमला 1761 में हुआ, तीसरा पानीपत का युद्ध, जिसमें मराठों और अब्दाली की सेना आमने सामने आई। मुगल अब केवल नाम के बादशाह रह गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ और फिर बक्सर का युद्ध 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की वास्तविक शक्ति बन गई। मुगल बादशाह सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गए। अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर। 1837 में गद्दी पर बैठा बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने उसे भारत का सम्राट घोषित किया। अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया और बहादुर शाह जफर को रंगून, बर्मा भेज दिया। 1862 में उसकी मृत्यु हुई। उसकी अंतिम कविता यादगार है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। अध्याय 7 मुगल साम्राज्य की विरासत, कला, वास्तुकला और संस्कृति। मुगल साम्राज्य भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसने भारत की रगों में नई तहजीब, नई सोच और नई कलात्मकता भर दी थी। वो इमारतें, वो कविताएं, वो संगीत जो आज भी जीवित हैं। वास्तुकला की धरोहर। मुगलों ने भारत को अद्भुत इमारतें दी। ताजमहल प्रेम का प्रतीक, लाल किला शक्ति और शाही ठाट बाट का प्रतीक, फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। ये इमारतें केवल पत्थरों का ढेर नहीं हैं, बल्कि उस युग की कला और सोच का आईना हैं। कला और साहित्य। संगीत और नृत्य ने नई ऊंचाइयां छुई। तानसेन का संगीत अकबर के दरबार की शान था। उर्दू भाषा का जन्म इसी युग में हुआ, जो आज भारत पाकिस्तान की साझा विरासत है। फारसी कविताओं और इतिहास की किताबों ने भारत के सांस्कृतिक खजाने को समृद्ध किया। सांस्कृतिक संगम। मुगलों ने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का संगम किया। त्योहारों, पहनावे और भोजन में नई मिलीजुली संस्कृति बनी, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। आज भी भारत की रसोई में बिरयानी, मुगलई कबाब और शाही पनीर का स्वाद उसी दौर की देन है। अंतिम संदेश। मुगल साम्राज्य की कहानी सिखाती है, सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन कला, संस्कृति और इंसानियत अमर रहती है। ताजमहल आज भी खड़ा है। लाल किले की दीवारें आज भी सुनाती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था।